मानव और कपि में क्या क्या समानताएं हैं। अभी तक हमने देखी कि अलग अलग कैसे हैं, अब इनमें क्या क्या समानता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मानव और कपि में क्या क्या समानता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मानव और कपि में समानताएं क्या क्या है। तो देखते हैं, मानव और कपि में निम्न समानताएं पाई जाती है। क्या क्या समानताएं, हम मानव और कपि में क्या क्या समानताएं जो एक दूसरे से प्रदर्शित करते हैं। तो मानव और कपि में निम्न समानताएं पाई जाती है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे अंदर पूंछ अनुपस्थित है, सिर बड़ा है, गर्दन तथा पाद अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। हमारे अंगुलियां के साथ समकोण पर स्थित है। हमारा अंगूठा और फिंगर जो है वो 90 डिग्री पर स्थित है, जो सामने दिखाई देते हैं, जिनको हम वस्तु को आसानी से पकड़ा जा सकता है। और क्या का समानता है, स्टर्नम हड्डी है। हमारी जो हड्डी है वो चौड़ी होने के कारण हमारा जो वक्ष भाग है, सिर वक्ष उदर भाग है, यानी कि वक्ष भाग है वह चौड़ा होता है। किसके कारण, हमारे स्टर्नम हड्डी के कारण। आगे देखते हैं हमारे अंदर और क्या है समानता कपि से। हमारे अंदर भी संख्या कशेरु की, लंबर कशेरु की संख्या कितनी है, 6 या 7 के स्थान पर केवल कितनी पाई जाती है, 4 या 5 होती है। मस्तिष्क और कपाल गुहा का आयतन भी काफी बड़ा है हमारे, इसलिए हमारे विकसित केंद्र भी, हमारा जो मस्तिष्क का जो विकास है वह ज्यादा है, क्योंकि हमारे कपाल गुहा का आयतन भी कैसा होता है, ज्यादा होता है, जिससे हमारे स्मृति का जो मेमोरी सेंटर है वो भी हमारे अधिक है। हमारे चेहरों पर पेशियों द्वारा, हमारे जैसे हम स्माइल करते हैं तो प्रसन्नता दिखती है, गुस्सा आता है तो क्रोध दिखता है, ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या दिखती है, और कई सारी हमारे करने की क्षमता का विकास हुआ है। स्वर संकेत उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। हम भी क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर स्वर केंद्र भी उपस्थित है। हमारी भौहें, नीचे हड्डियां वगैरह सब कुछ उपस्थित है। हमारे दांतों पर भी कितने उभार पाए जाते हैं, 5-5 उभार दांतें पाए जाते हैं। दोनों पोषण में सर्वाहारी होते हैं। हम भी सब कुछ खा सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, और कपि भी शाकाहारी और मांसाहारी प्रकार का होता है। मादाओं में कौन से धर्म की उपस्थित होती है, मासिक धर्म चलता है, और ग्रस्त जीवन की भावना की उपस्थिति होती है। यह किसमें होती है, यह इनमें भी होती है, और ये हमारे अंदर कपियों में भी होती है। नेक्स्ट ये देख ही लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। मानव कपि में कौन सी द्विगुणित कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा लगभग समान होती है। हमारे अंदर द्विगुणित कोशिका पाई जाती है, 2n अवस्था में होती है हमारी हर कोशिका। तो कपि में भी कितनी पाई जाती है डीएनए की अवस्था, 2n पाई जाती है। और चिंपैंजी के डीएनए में लगभग 97 से 100 समानता होती है। चिंपैंजी और मानव में जो डीएनए बिल्कुल इक्वल होता है, जो हमारा डीएनए है वो चिंपैंजी के डीएनए के समान ही पाया जाता है, उसी के समान होता है। जैसे कि जबकि गिब्बन और रिसस वार्नर से हम क्रमशः 94 और 88% समानता प्रदर्शित करते हैं। मानव जो है गिब्बन और रिसस नामक वार्नर, या रिसस वार्नर से जो है आपने देखा RH कारक को भी खोजा गया था रिसस नामक मंकी से, तो इसलिए क्योंकि वह हमसे समानता प्रदर्शित करता है। मानव तथा चिंपैंजी में तीसरे और छठे गुणसूत्र के प्रबंधन प्रारूप बाइंडिंग पैटर्न के रूप में बहुत कम अंतर होता है। तीसरे नंबर के और जो छठे नंबर का गुणसूत्र है वह बिल्कुल सिमिलर होता है, एकदम बंधन प्रारूप होता है, सिमिलर होता है किससे, कपि से। हमारे एबी रुधिर समूह दोनों में समान रूप से व्यक्त होता है, यानी कि कपि में भी एबी रुधिर पाया जाता है और हमारे अंदर भी रक्त समूह एबी पाया जाता है। मानव तथा गोरिल्ला के रुधिर का वर्णक कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, जबकि हमारे अंदर भी कौन सा होता है वर्णक, जिसके कलर लाल होता है, वह होता है हीमोग्लोबिन। और उसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है केवल एकल अमीनो अम्ल का ही अंतर होता है, एक अमीनो अम्ल जो होता है उसका ही अंतर होता है जब हीमोग्लोबिन की संरचना देखते हैं, वरना हीमोग्लोबिन जो है हमारे कपि के अनुसार ही पाई जाती है। सीरोलॉजिकल या सीरम परीक्षण के आधार पर चिंपैंजी मानव के सर्वाधिक निकट है। मैंने पहले बोला कि हमारे जो सबसे निकट जो प्रजाति है वह कौन सी है आपके बच्चों, चिंपैंजी है, यानी कि सबसे निकट प्रजाति हमारे अंदर कौन सी पाई गई है, चिंपैंजी पाई गई है। इसके पश्चात गोरिल्ला का नंबर आता है। चिंपैंजी के बाद वो समानता दर्शाए तो वह कौन है, आपके गोरिल्ला है। और ये तो हमने क्या देखी अभी तक, समानताएं। अब हमारे अंदर क्या क्या असमानताएं, क्योंकि कपि से मैंने बोला था शुरू में पढ़ाई था, तो हमारे अंदर कई असमानताएं भी पाई जाती है। जैसे सबसे पहला स्थान, हम स्थल पे रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं, वृक्ष पे रहते हैं। गमन करें तो हमारे लिए पैर पाए जाते हैं, एडी अंगुलियां वगैरह पाई जाती है, जबकि इनकी शाखाओं पे लटकने झूलने में सहारे में काम करती है, क्योंकि वहां पाए जाते हैं। हमारे शरीर पर सीमित भागों पर, मैंने कहा जहां नॉर्मल चीज हो वहीं बाल पाए जाएंगे, रोम पाए जाएंगे, इसके पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। हमारा जो चेहरा है वह कैसा होता है, सीधा होता है।
हमारा चेहरा कैसा होता है, सीधा होता है, ठोड़ी पाई जाती है और बॉडी भौहें पर हड्डियां, जो भौहों की हड्डियां हैं वह कम उभरी हुई होती है, जबकि इनकी जो है आगे निकला हुआ होता है, प्रोगैक्थस होता है, ठोड़ी अनुपस्थित होती है और हड्डियां अधिक उभरी हुई होती है। देखो ये डायग्राम देखो, पूरा वैसा आगे की ओर झुका हुआ है ना, और जबकि हमारा देखो बिल्कुल सिमिलर है। तो इस तरीके से हमारे अंदर इसमें अंतर होता है। यह करोटी है, हमारा करोटी जो है ऊंचा माथा, भौहें उभार, बड़ा मस्तिष्क, ये सब हमारे अंदर पाए जाते हैं। और कपी की करोटी जो होती है, माथा तो अनुपस्थित होता है क्योंकि उसके कपाल का आयतन बढ़ता नहीं है, भौहों पे उभार स्पष्ट होते हैं, मस्तिष्क खोखला होता है क्योंकि बुद्धि होती ही नहीं है इनमें। तो ये कारण है जो कि मानव और कपी में असमानताएं होती है। आगे देखते हैं। होठ, जो लिप्स आते हैं, हमारे होठ बाहर की ओर घूमे हुए होते हैं और उस पे मध्यवर्ती बीच में खांच पाई जाती है जो हमारे लिप्स पर होती है, जबकि इनके होठ बाहर की ओर घूमे हुए नहीं होते और न ही क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। हमारा सबसे मेन जो अंतर है, मानव में उभरे हुए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, स्तन पाए जाते हैं, जबकि इसमें उभरे हुए स्तन नहीं पाए जाते। दांत और विन्यास, हमारे दांत होते हैं वह अर्धवृत्ताकार, दंत अवकाश का अभाव होता है, बीच में जगह नहीं होती है हमारे तीत के मध्य। ये कृतन, रदनक और अन्य दांतों के बराबर ही मैक्सिलरी यानी कि इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि इनमें यू आकार के होते हैं। केवल कृदनत, रदनक कुछ लंबे होते हैं, ऊपरी जबड़े में इनके बीच बीच में दंता अवकाश पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ये देखो यहाँ पर ये स्पेस मिला हुआ है, जबकि यहाँ पर एक भी जगह स्पेस नहीं है। तो हमारे यहाँ स्पेस नहीं होते हैं, इनमें स्पेस पाए जाते हैं। यहाँ एक भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस पाया जाता है। और ये मैक्सिलरी चलन दंतों में 3-3 जोड़े होते हैं, जबकि हमारे 2-2 के भाग में पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। आगे है हड्डियां, हमारे अंदर मैक्सिली होती है, प्री मैक्सिली होती है, जबकि इनमें यह पृथक पृथक होती है। हमारे प्री मैक्सिली हड्डी मैक्सिली हड्डी से जुड़ी हुई होती है, जबकि इनमें अलग अलग होती है। हमारे कशेरुक दंड पर, जैसे कशेरुक दंड है तो इस पर खोपड़ी स्थित होगी और नीचे महारंध्र होगा, जबकि यहाँ सामने होती है, उभरी बाहर की ओर होती है, और महारंध्र किधर की ओर होता है, पीछे की ओर होता है। श्रोणी मेखला जो होती है हमारे पूरे शरीर को, वजन को झेलती है, और जबकि यहाँ अपेक्षाक्रम कम चौड़ी होती है, अर्थात वजन को नहीं झेल पाती है। और कई कारण है। मस्तिष्क और कपाल गुहा हमारी काफी बड़ी होती है, जबकि इसका माथा छोटा, कपाल गुहा छोटी होती है। हमारी कंपालीय क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट कितनी होती है, 1450 से 1500, जबकि इसकी ओनली मस्तिष्क की क्षमता कितनी होती है, 450 यानी कि 450 सीसी होती है, इसलिए समझने में कम होती है विकसित। हमारी जो वाणी है यह गुण परिकल्पनाओं तक अक्षरबद्ध या तर्क संगत वाणी होती है, जो हमें बोध कराती है ज्ञान अक्षरों का। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें सबका अभाव होता है। हमारे शिशु एवं बाल्य अवस्था की अवधि अधिक लंबी होती है, जबकि इनकी अपेक्षाकृत छोटी होती है। इनके शिशु और बाल्य अवस्था कम होते हैं। कपि और मानव में सबसे मुख्य अंतर क्या निकल के आया, इतने अंतर देखे तो अंतर ये दिखा कि मानव के मस्तिष्क कपियों की तुलना में अधिक बड़ा भी है और विकसित भी है। तभी तो आज हम लोग डेवलपमेंट हैं, तभी तो आज हम लोग विकसित हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है बड़ा भी है और विकसित है, और इसी के आधार पर मानव ने अपने जीवन में अधिक प्रगति की है और आगे की ओर बढ़ा है। नेक्स्ट पढ़ने हैं मानव के उद विकास क्रम में आदि कपियों या मानव पूर्वजों का विकास। मानव के जो उद विकास का क्रम की खोज में आदि वानरों से लेकर अनेक आदि कपियों के जीवाश्म का अध्ययन किया गया। मानव के जो उद विकास के क्रम की जो खोज की गई, उसमें आदि वानरों से लेकर अनेक आदि कपियों के जीवाश्मों का क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। वह जीवाश्म क्या है, निम्न है। जैसे पहले हम कौन से जीवाश्म की बात करें, पॉप्लियोपिथेकस जो जीवाश्म है इसके बारे में बात करते हैं। मानव उद विकास के क्रम में अधिकांश जीवाश्म अफ्रीका से खोजे गए हैं। सबसे अधिकांश जीवाश्म कहाँ से खोजे गए हैं बच्चों, अफ्रीका से खोजे गए हैं। प्राप्ति स्थल क्या है इनका, लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है, 3 से 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन काल से मानव एवं कपियों के आदि पूर्वज प्रोप्लियोपिथेकस के जीवाश्म मिस्र के फेग्यूम प्रांत से प्राप्त हुए हैं। तो इसका लगभग कितने वर्ष पूर्व माना गया है, 3 से 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है। और ये जो है, ये जो प्रोप्लियोपिथेकस के जो जीवाश्म है, यह हमें मिस्र के फेग्यूम प्रांत से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दूसरा जीवाश्म हमें कौन सा, अभी इसी के लक्षण क्या थे, इस काल के इनके जो लक्षण जो थे वानरों से कम थे, परंतु कपियों और मानव से समानता अधिक लगते थे। यह वानरों से तो कम, वानरों से तो क्या करता है,
वानरों से कम समानता परंतु कपियों और मानव से अधिक समानता दर्शाता था यह जीवाश्म, क्योंकि इसका कद भी छोटा था। इस कद के जो जीवाश्म प्राप्त हुआ सदस्य इसके छोटे थे, पैरों का आकार भी वानर जैसा था, है ना, परंतु आकृतियां कपियों के समान थी। आकार तो वानर जैसा था परंतु आकृतियां कैसी थी, कपियों के समान थी। इनका दंत सूत्र भी 21-23 था जो मानव के दंत सूत्र के बराबर माना जाता है। इनके चरणक दांतों पर भी कपियों के समान 5-5 उभार थे। ऐसे आदि कपि हैं जिनके कपियों और मानव के उद विकास का क्रम आरंभ हुआ है। यानी कि ये समानता वानरों से तो कम दर्शाते थे परंतु कपि और मानव से समानता ज्यादा दर्शाते थे। इसके बाद दूसरा जीवाश्म जो हमें मिला वो इजिप्टोपिथेकस। ये जो हमें दूसरा मिला इजिप्टोपिथेकस, यह इसके जीवाश्म की खोज किसने की? E.L. साइमन और रिचार्ड ने की। ये इजिप्टोपिथेकस जो जीवाश्म था इसकी खोज किसने की थी? साइमन और रिचार्ड ने की थी। और इनका जो प्राप्ति स्थल है लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है। और कौन से युग से? ओलिगोसिन युग से माना गया है, जो मिस्र के काहिरा से प्राप्त हुआ है। ये भी जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें मिस्र के काहिरा से प्राप्त हुआ है। इसके लक्षण क्या थे? यह इससे पहले जो प्राप्त हुआ था पोलियोपिथेकस से ही समान थे। जो ये इजिप्टोपिथेकस जो जीवाश्म है यह जीवाश्म प्रोप्लियोपिथेकस से ही समान थे, लेकिन इसके वानरों से भी लक्षण कम परंतु कपियों मानव से अधिक मिलते थे। किसके समान? प्रोप्लियोपिथेकस के समान, इजिप्टोपिथेकस के समान, दोनों जीवाश्म समान थे। ये दो वानरों से कम और मानव कपि से समानता ज्यादा प्रदर्शित करते थे। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें बच्चों लिम्नोपिथेकस तथा प्लायोपिथेकस। प्राप्ति स्थल इन आदि कपियों के जीवाश्म भी हमें मिस्र के फेगुम प्रांत से तथा अन्य कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इनके जो प्राप्ति स्थल है वह कहाँ है बच्चों? इनका आदि कपियों के जीवाश्म जो हमें मिले हैं वो मिस्र के फेगुम प्रांत तथा कुछ अन्य स्थानों पर से हमें प्राप्त हुए हैं। यह क्रमशः मायोसिन युग की 2 करोड़ एवं प्लायोसिन युग की लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व चट्टानों से हमें क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो जो ये है हमें जीवाश्म ये इस तरीके से समय काल में हमें प्राप्त हुए हैं। कोई हमें मायोसिन युग की 2 करोड़ और प्लायोसिन युग की लगभग 50 लाख वर्ष पुरानी प्राचीन चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। इनके लक्षण क्या है? इनमें छोटी पूंछ व 7 कटी कशेरुकाओं की उपस्थिति सिद्ध हुई है। कुछ समय पहले तक इन्हें वर्तमान गिब्बन एवं ओरंग उठान का पूर्वज माना जाता था। कुछ समय पहले इनको वर्तमान में गिब्बन और ओरंग उठान का पूर्वज माना गया था, परंतु ये ऐसी विकासीय शाखा के सदस्य माने जाते हैं जो कपियों व मानव के विकासीय शाखा से अलग होकर समाप्त हो गए हैं। ये मतलब इनका जो विकास माना गया है वो ऐसी शाखाओं से माना गया है जो मानव से अलग होकर धीरे धीरे क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। चौथा जीवाश्म जो हमें मिला वो मिला था ओरियोपिथेकस। ये चौथे नंबर का जीवाश्म हमें मिला। ये कहाँ से मिला? इटली से। कब मिला? 1858 में। और कहाँ मिला? कोयले की खान में, है ना। एक कंकाल खोजा गया और इसे भी कौन से युग से माना गया है? मायोसिन और प्लायोसिन युग के मध्य जीवित माना गया है। इसका नाम क्या रखा गया? इसलिए ओरियोपिथेकस रखा गया। इस ओरियोपिथेकस जो जीवाश्म है इसके लक्षण क्या होते हैं? इनमें श्रोणी मेखला जो निचला वाला भाग होता है वो चौड़ा होता है। दांत, जबड़े, चेहरे मानव के समान थे। वर्ग का मानव एवं कपि के आदि पूर्वजों की एक विपत्ति शाखा माना जाता है जो समांतर विकास के कारण मानव के काफी समीप थे। यह ओरियोपिथेकस जो जीवाश्म मिला यह मानव के सबसे ज्यादा पास में नजदीक माना गया। इसके बाद एक और जो जीवाश्म मिला जिसे बोलते हैं प्रोकोंसल। इसको आदि कपि के जीवाश्म की खोज सन 1930 में और किसने की? लिकी ने की। तो लिकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 में प्रोकोंसल नामक आदि कपि की खोज की। ये कहां से मिले? यह पूर्वी अफ्रीका के कीनिया की विक्टोरिया झील के पास। और कौन सा युग था? मायोसिन युग की चट्टानों से मिले। तो इनके प्राप्ति स्थल कौन से हैं? कि अफ्रीका में मिले, कीनिया की विक्टोरिया झील थी वहां पर मिले, और कौन से युग से मिले? मायोसिन युग से मिले। लक्षण क्या थे? इनमें 4 पाद पर चेहरा, तुतुन्नुमा और चर्वणक दांत का पाया जाना था, जिन पे भी क्या क्या उभार थे? 5-5 उभार उपस्थित थे। तो इस तरीके से हमें कौन से ये मिले? जीवाश्म प्रोकोंसल जीवाश्म मिले। इसके बाद जो जीवाश्म मिला धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमें जीवाश्म मिलते जा रहे हैं। उसके बाद हमें मिला ड्रायोपिथेकस। ये कहाँ से कौन से युग से मिला? ये भी मायोसिन युग से मिला, लेकिन इसके मध्य और ये जो प्लायोसिन युग है उसके प्रारंभ में कहाँ से मित्रा? उत्तरी अफ्रीका, एशिया और यूरोप से मिले। कहाँ से मिले ये हमें? उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अफ्रीका, एशिया और यूरोप से हमें मिले हैं। यह लक्षण किससे मिलता जुलता था? इनका लक्षण चिंपैंजी से मिलता जुलता था। ये झुककर 4 पादों में गमन, अग्र पश्चपाद अपेक्षाकृत छोटे, गुहा का आयतन 410 सेमी, चेहरा चपटा और रदनक दांत बड़े और मोलर दांतों में 5-5 उभार थे और विकासशील आदि कपी थे। ये कपी से विकसित हुए, यानी कि ये जो ड्रायोपिथेकस जो हमें जीवाश्म मिला ये धीरे धीरे विकसित हुआ और कपी से ये समानता दर्शाने लगा। आगे जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जीवाश्म जो आपके आया वह कौन सा आया? शिवापिथेकस। ये भी कहां से मिले हमें? यह इनके जीवाश्म 1.3 से 0.5 करोड़ वर्ष पुराने थे। यह भी मायोसिन और प्लायोसिन, अधिकतर हमें जीवाश्म मायोसिन और प्लायोसिन युग से मिले हैं और ये शेल स्तरों से भारत की शिवालिक पर्वत से मिले हैं। जो हमारे हिमालय भाग का शिवालिक भाग है वहां से हमें यह जीवाश्म मिला। इनका लक्षण क्या क्या थे? इनके दांत और जबड़े कपियों के समान थे, मस्तिष्क और हाथों की संरचना वानर जैसी थी और ड्रायोपिथेकस जो हमारा जीवाश्म था ये शिवापिथेकस का तथा आज के लगभग 1.20 करोड़ वर्ष शिवापिथेकस कपियों से पृथक मानव का विकास हुआ। यानी कि जो शिवापिथेकस है या आपके जो शिवापिथेकस से जो आपके जीवाश्म मिला यह कपियों से अलग हुआ और कपियों से अलग होकर इसने ही मानव का विकास का प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारे कौन आ गया? ये मानव विकास हो गया, क्योंकि उससे कपि से अलग हुआ वह शिवापिथेकस और उसने मानव के विकास में सहायता की, उसने मानव का विकास किया। कैसे किया? देखो, मानव वंश के अंतर्गत मानव होमो सैपियंस तथा विलुप्त मानव के अनेक वंश सम्मिलित है। एक तो होमो सैपियंस और उसके जो आधुनिक मानव हमारे यहाँ है ये होमो सैपियंस, उसके अलावा कई विलुप्त मानव की प्रजातियां हैं जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इन सभी के कुल कौन से थे? होमोनिडी। कौन से कुल थे? होमिनिडी इस कुल के सदस्य थे और इसमें वर्गीकृत किया गया है। मायोसिन युग में अफ्रीका, भारत आदि देशों को आदि कपियों का बाहुल्य था। मायोसिन वर्ग में जो था उसमें अफ्रीका, भारत आदि देशों के आदि कपियों का क्या था? अधिकता थी, वह उपस्थित थे। इस युग के जो मायोसिन और पालियोसिन युग जो था उसके अंतिम चरण में उष्णकटिबंधीय जंगलों के विनाश से घास के मैदान में जिसे अनेक आदि कपियों के वृक्ष स्थल पर आना पड़ा और शाकाहारी पोषण मांस को भी सम्मिलित करना पड़ा। लेकिन जो धीरे धीरे मांसाहारी बन गए, जंगलों का उद्घाटन हुआ, स्थल पर भी वह सर्वाहारी जीवन यापन हेतु शिकार, सुरक्षा, तेजी से दौड़ने अपनी दिनचर्या में करना पड़ा। आवश्यकता की पूर्ति द्विपाठ गमन करने लगा। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, अन्य कार्य करने लगे, स्वतंत्र हुए। संभवतः आदि कपियों की आदिम होमिनिड पूर्वजों के उदय का मूल आधार थे। जो आदि कपि से आदि होमिनिड बने। पहले आदि कपि थे, होमिनिड वर्ग में रखा था, लेकिन आदि कपियों से किसका निर्माण हो गया? आदि होमिनिड पूर्वजों का विदय हुआ। इस प्रकार मानव वंशानुक्रम का कपियों के वंशानुक्रम से पृथक हुआ। जो मानव का वंशानुक्रम था वह कपियों से बिल्कुल कैसा हो गया? अलग अलग हो गया, क्योंकि मानव का वंशानुक्रम का कपियों के वंशानुक्रम से पृथक्करण हुआ। दोनों अलग अलग हो गए थे शिवालिक पहाड़ियों के वहां पर। तो आगे बढ़ते हैं। आदि होमिनिड या आदि मानव पूर्वज के प्रमुख जीवाश्म के आधार पर मानव के वंशों का अध्ययन निम्नलिखित 4 चरणों में किया जाता है। जो मानव के वंश थे उनका अध्ययन कितने चरणों में किया गया? 4 चरणों में बांट दिया गया। कितने चरणों में बांट दिया गया? इन्हें 4 चरणों में बांट दिया गया जो इनके वंश का अध्ययन था। 4 चरण कौन कौन से थे? सबसे पहले अवमानक हुआ, जो मैंने कहा था ना, रामापिथेकस, इसी के बाद से उत्पत्ति मानी गई। अवमानव कैसे हुए? रामापिथेकस और कीनियापिथेकस। मायोसिन काल की चट्टानों से रामापिथेकस के दांत और जबड़ों के जीवाश्म प्राप्त हुए। मायोसिन काल की जो चट्टानें थी उससे किसके? एक तो रामापिथेकस के दांत और उसके जबड़ों के जीवाश्म हमें क्या हुए हैं बच्चों? प्राप्त हुए हैं। जीवाश्म लगभग कितना था? ये 1.2 से 1 करोड़ वर्ष पुराने थे। ये जो जीवाश्म थे ये लगभग 1.2 से 1.4 करोड़ पुराने वर्ष थे। रामापिथेकस और कीनियापिथेकस मायोसिन काल के चट्टानों से हमें यह रामापिथेकस के दांत और जबड़े प्राप्त हुए थे। किस रूप में प्राप्त हुए? जीवाश्म। पहले चरण में ये थे, है ना। और इसका पहला चरण जीवाश्म जो था वो किसने? जी.ई. लेविस। जो पहला जीवाश्म था वह जी.ई. लेविस ने 1923 में भारत की शिवालिक पहाड़ियों की चट्टानों से, मैंने कहा था ना वह कपि से बिल्कुल अलग हुए थे शिवालिक पहाड़ियों से, तो वहां पर 1955 में लिकी को चीन और अफ्रीका से मिले। इसके जो जीवाश्म है अवमानव के जीवाश्म में एक तो शिवालिक पहाड़ियों से मिले और इसके अलावा चीन और अफ्रीका से भी मिले, जो किसने खोजे थे? जी.ई. लेविस ने खोजे थे। उसके मानव के बाती क्या क्या लक्षण थे? मानव के बाती दो पैर थे,
मानव के भांति दो पैर थे, दांतों की संरचना, विन्यास, आहार तथा पोषण करते थे और मानव के प्रथम पूर्वज कहा गया। इनके मानव का प्रथम पूर्वज किसे कहा गया? इन आदि मानव को ही हमने ये जो आदि पूर्वज है इनको मानव का पूर्वज कहा गया। देखो ये जो आपके आउ मानव है, सब ह्यूमन है, इनको ही आपको इसका क्या कहा गया है? मानव का प्रथम पूर्वज कहा गया है। लीकी एक वैज्ञानिक था जिसने रामापिथेकस के समान कीनिया की विक्टोरिया झील, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई थी, एक अन्य कपी मानव के जीवाश्म को मिले जिसे कीनिया पिथेकस कहा गया। ये कीनिया की झील के किनारे मिला, ये विक्टोरिया की झील जो थी वहां, इसलिए इसका नाम ही क्या बन गया? कीनिया पिथेकस। रामापिथेकस से समानता थी, लीकी नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रदर्शित किया और इसका नाम कीनिया पिथेकस रखा गया। देखो बच्चों, मायोसिन और प्लियोसिन युग के प्रारंभ में मिले जीवाश्मों से पता चला, जो मायोसिन और प्लियोसिन जो युग था के प्रारंभ में जो हमें जीवाश्म मिले उनसे पता चला कि प्रोकॉन्सल और उन्योपिथेकस से रामापिथेकस तथा कीनिया पिथेकस का विकास हुआ। तो रामापिथेकस और कीनिया पिथेकस का विकास किससे माना गया है? प्रोकॉन्सल से माना गया है। और यही प्रथम मानव आकार के प्राइमेट्स थे। कैसे थे ये? प्रथम मानव आकार के प्राइमेट्स थे। देश से देखिए, ड्रायोपिथेकस, उसके बाद समापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे क्या हुआ है बच्चों? विकास हुआ है। कौन सा आता है आपके? कपी मानव आता है। यानी कि मानव कौन सा उत्पन्न हुआ? ये कपी मानव आपके उत्पन्न हुआ। जो रामापिथेकस और केनिया पिथेकस, जो रामापिथेकस और केनिया पिथेकस बने, उसके पश्चात मायोसिन युग के अंतिम चरण में, प्लायोसिन युग के प्रारंभिक चरण में, ये अंतिम चरण किसका? मायोसिन का। और प्रारंभिक चरण किसका? प्लायोसिन का। लगभग 80 लाख वर्षों में बने जीवाश्मों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। इस काल में उपस्थित अज्ञात पूर्वजों को ही अपर्याप्त या अज्ञात कड़ियां कहा गया। हमें कोई जानकारी नहीं थी इनके बारे में, ये जो चरण कपी मानव था, क्योंकि हमें तो रामापिथेकस और केनियोपिथेकस पूर्वजों के पश्चात ये जो युग आए, इनमें हमें जीवाश्मों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इन्हें अपर्याप्त या अज्ञात कड़ियां भी कहा जाने लग गया। अप्राप्त कड़ियों के पश्चात आज लगभग 40 से 50 लाख वर्ष पूर्व के बाद अन्य आदि होमिनिडी पूर्वजों के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि निम्न है। आदि जो बाद अन्य आदि होमिनिडी के हमें जीवाश्म प्राप्त हुए। कौन कौन से जीवाश्म प्राप्त हुए? जैसे पहला जीवाश्म देखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह प्रथम कपी मानव थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम कपी मानव कौन थे, तो आपके प्रथम कपी मानव कौन थे? यह थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपके प्रथम कपी मानव के रूप में हुए और इसका प्रथम जीवाश्म किसने खोजा? प्रोफेसर रेमंड डाल्ट ने खोजा। कब? किसने खोजा? प्रोफेसर रेमंड डाल्ट ने खोजा। और यह दक्षिण अफ्रीका के ट्वांग नदी के समीप लगभग 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी के रूप में देखा गया। ये जो जीवाश्म था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये जो प्रथम कपी मानव थे, इनको किसने खोजा? रेमंड डाल्ट ने। कहाँ खोजा? ट्वांग नदी के किनारे, और लगभग 5 से 6 साल के बच्चों के खोपड़ी में खोजा। और वहां पर इसको प्लायोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त इस जीवाश्म को ट्वांग बेबी कहा गया। तो ट्वांग बेबी किसे कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि 4 से 5 साल के बच्चे में खोजा। और कौन सी नदी के किनारे खोजा? ट्वांग नदी के किनारे खोजा, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया? इसका नाम ट्वांग बेबी रख दिया गया। इस जीवाश्म में उपस्थित लक्षणों के आधार पर डाल्ट ने इसे सर्वप्रथम आदि मानव की संख्या दी। यानी कि पहला आदि मानव जो हुआ वह कौन सा हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी कि क्या नाम दिया इसे? प्राइमेटिव मैन नाम दिया गया ट्वांग बेबी को। ठीक है। और इसी के जो इसका भार था, इसका कद कितना था? 120 सेंटीमीटर। इसका भार था 40 किलोग्राम। और इसके दंत विकास वर्तमान मानव के समान परंतु आधुनिक कपियों से भिन्न थे। कपियों से तो भिन्न थे, लेकिन हमारे जो प्रेजेंट हम लोग हैं इसके समान थे। और ये ट्वांग बेबी की स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल सिमिलर हमारी तरह ही था। हमारी जो खोपड़ी होती है वैसी था, इसका जीवाश्म मिला। ये सर्वाहारी भी थे, पेड़ पौधे जंतुओं को मांसपेशियों खाते थे। चेहरा इनका हमारी तरह छोटा था, सीधा था, खोपड़ी में बड़ी तथा गोल महारंध्र
गोल व महारंध्र के नीचे की ओर था। बिल्कुल हमारी जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की वो की वही थी। आधुनिक मानव से दांत और जो जबड़े थे हमारे आधुनिक मानव से कैसे माने गए हैं, इनको थोड़े बड़े माने गए हैं, थोड़े आकार में बड़े थे। चेहरा और थूथन युक्त था, थूथन बाहर थी कपी के जैसी और भौरों के उभार नेत्रों के ऊपर निकले हुए थे। ठोड़ी कैसी थी, नौ में अनुपस्थित थी। तो इस तरीके से ये जो थे आपके, ये जो थे कौन से आदि प्रथम कपी मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनकी समान इनकी जीवाश्म में मिले हैं, जो हमारे इस तरीके से ये थे। इसके बाद हमने बात की आधुनिक मानव अनुपस्थित थे। मस्तिष्क के आयतन देखें इसका कितना था, इसके मस्तिष्क का आयतन, इनमें मस्तिष्क का आयतन कितना था, 400 सेंटीमीटर धन सेंटीमीटर था। इनके जीवाश्मों के पास पत्थर व हड्डियों के ढेर मिले हैं, जो इसके ढेर मिले हैं वो पत्थर और हड्डियों के ढेर मिले हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि ये इनके औजार बनाते थे। ये किसका निर्माण करते थे बच्चों, औजार का निर्माण करते थे। यह औजार बनाने लगे और इनके कपी मस्तिष्क मानव भी कहा गया है। इन्हें कौन से मानव कहा गया है, कपी मस्तिष्क मानव के नाम से भी जाना गया है। और ये पद द्विपरचारी गमन प्रदर्शित करते थे, यानी कि ये 2 पैरों से चलते थे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा आया, आपके आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस थे, यह इसके बाद आने वाले जीवाश्म थे जो आपको प्राप्त हुए। यह जो जीवाश्म थे हल्के शरीर वाले थे। इनका शरीर कैसा था, हल्का था और सर्वाहारी थे, लेकिन इनके जो दांत थे वो कैसे थे, नुकीले थे। और ये मनुष्य की भांति भोजन को भी क्या करते थे, चबाकर लेते थे। और इनमें कुछ जीवाश्म प्लास्टोनियोसीन युग से भी प्राप्त हुए हैं। हमें कौन से युग से प्राप्त हुए हैं, प्लास्टोसिन युग से भी प्राप्त हुए हैं। इनके जो जीवाश्म हैं हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, प्लास्टोसिन युग से प्राप्त हुए हैं। तो हमें कहां से प्राप्त हुए, प्लास्टोसिन युग से भी प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट जो जीवाश्म मिला वह हमें कौन सा मिला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टर। ये रोबस्टर इसके बाद खोजा गया जीवाश्म है। इनका शरीर कैसा था, भारी था, शाकाहारी थे, लेकिन इनके जो जबड़े थे वह दंत समूह काष्ठीय फलों और कठोर जड़ों से चबा सकता था। ये अर्धवृक्षवासी थे, ये वृक्ष में आधे थे, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए। इनकी विलुप्ति कब मानी गई है, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व ये विलुप्त हो चुके हैं। और इनके पैरों के अंगूठे जो हाथों के भांति थे, इनके जो पैर थे वह भी हाथों के समान थे। उंगलियां भी कितने डिग्री पे थी, 90 डिग्री पर इनकी उंगलियां थी। और इस जीवाश्म की खोज किसने की, रॉबर्ट बूम नामक वैज्ञानिक ने 1936 में की, इसलिए इसे पैरांथ्रोपस रोबस्टस भी कहा गया। इसके बाद जो आया, इन्हें निम्न समूह में बांटा गया। पहला बांटा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, ये जैसे हमने देखा, एक सेकेंड। दूसरा था ये ओलियोपेथिकस रोबस्टर। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, ये दूसरे नंबर के हमारे थे, कौन थे, ओलियोपेथिकस रोबस्टर। ये 2 हमने देखे। इससे पहले वाला इसका था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, और दूसरे नंबर का हमारे था, कौन सा था, ये हमारे दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टर। और तीसरे नंबर का हमारे जो आया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसियाई, ये तीसरे नंबर का हमारे था, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जीवाश्म भी किसने खोजे, लिकी ने खोजे। कब खोजे, 1950 खान में तंजानिया में मिले, तथा इनके जीवाश्म को जिंजेंथ्रोपस कहा गया। और इनकी कपाली गुहा का आयतन 615 सीसी था, और तथा ये अपूर्ण द्विपद गमन प्रदर्शित करते थे। ये मांसाहारी थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, औजार बनाते थे। इसके बाद जो आए, लूसी ने अमेरिका में मानव शास्त्री डोनाल्ड जॉनसन को एक इथियोपिक चट्टानों से 30 लाख वर्ष पुराना मादा का कंकाल मिला। किसका कंकाल मिला, मादा का कंकाल मिला। और ये जो मादा का कंकाल मिला ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समान था, तथा जिससे लूसी नाम दिया गया। तो जिसका नाम क्या दिया गया बच्चों, लूसी नाम दिया गया। लूसी सबसे पहले अमेरिका में खोजा गया था। ये छोटा था, लेकिन इनके परंतु दांत कैसे थे, बड़े थे, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी अफ्रीकेनस भी नाम दिया गया। आगे चलते हैं। लूसी की खोज के उपरांत टिमोथी डी व्हाइट तथा वैज्ञानिक कोमायो किम्यू ने उत्तरी केन्या में तुर्कना झील के पास एक बच्चे की करोटी को निकाला, और जो लगभग 1600 वर्ष पूर्व आदि मानव की थी। इन्होंने एक नवीन जाति की स्थापना की, जो वैज्ञानिक व्हाइट को सम्मान देने के लिए इस जीवाश्म जाति को WT1500 नाम दिया गया। ये थ्योरिकल है, इसको ये नाम दिया गया। उसके बाद आता है हमारा चरण थर्ड, तीसरा चरण था जो प्रागैतिक काल मानव को खोजा गया। तीसरे चरण में क्या किया गया,
कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आधुनिक मानव विकास के क्रम में मानव की कई जातियां विकसित हुई तथा कुछ समय विद्यमान रहकर विलुप्त हो गई। कुछ जातियां आई और कुछ समय पश्चात वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और इन जातियों को प्रागैतिक मानव जातियां या मानव को प्रागैतिक मानव कहा जाने लगा। ये कौन से युग से सम्मिलित थी? ये प्लीस्टोसीन युग से मध्यकाल के लगभग 10 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मानव वंश से इसका विकास माना गया है। इन्हें आधुनिक मानव तथा कपी मानव के मध्य की वंश होमो में रखा गया। कपी मानव और आधुनिक मानव के बीच के वंश होमो में इसे रखा गया। इसकी कई जातियां हैं, जैसे होमो हेबिलस। हेबिलस शब्द का अर्थ क्या होता है? हथियार। ये औजार बना के रहते थे, औजार बनाकर अपना यूज करते थे और अपने जीवाश्म, इस जीवाश्म को किसने बताया? मैरी लीकी ने बताया। और इसके पूर्वी अफ्रीका में इसे ओल्डुवाई जॉर्ज ने प्लास्टोसीन चट्टानों से की थी और लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पुराने थे और इसके इतने मीटर, इतने लंबे भार के थे, यह 50 किलोग्राम के। हाँ बच्चों, अगर बात करें तो ये हमने देख रखा है होमो हेबिलिस की करोटी व पुनः निर्मित सिर। जो ये करोटी और पुनः निर्मित सिर है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इनकी कपाल गुहा का आयतन कितना? 700 घन सेमी था और इनका दंत विन्यास मानवों के भांति था। तो दंत विन्यास कैसा था? मानव के समान ही था। ये भी कैसे थे? सर्वाहारी थे। ये गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे बच्चों? ये गुफाओं में निवास करते थे और द्विपद गमन था, प्रदर्शित करते थे। जैसे मानव में द्विपद गमन होता है वैसे ये प्रदर्शित करते थे। यह पत्थरों तथा हड्डियों को नुकीला बनाकर हथियार के रूप में क्या करते थे? उपयोग में लेते थे, उनका उपयोग करते थे। उसके बाद आया होमो इरेक्टस। इनके जीवाश्म लगभग 5 से 15 लाख वर्ष पुराने थे। ये अल्जीरिया, चीन, अफ्रीका, जावा, पेकिंग में मिलते थे। सर्वप्रथम खोज के अनुसार अलग अलग नामों से वर्णित किया गया, लेकिन आधुनिक मानव से अधिक समानता के कारण इन्हें 1950 में मेयर ने इन्हें इलेक्टम होमो इरेक्टस में रखा गया। तो इसके बाद इसमें होमो इरेक्टस हुई। इनकी कपाल गुहा का आयतन 800 से 1100 घन सेमी था। इनके जीवाश्मों को निम्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जावा मानव, ठीक है, होमो इरेक्टस इरेक्टस। तो इनका जीवाश्म पूर्वी जावा के त्रिनील स्थान पर सोलो नदी के पास सन 1891 में यूजिन डुबोइस ने खोजा। तो सबसे पहले किसने खोजा? यूजिन डुबोइस ने खोजा। कब खोजा? 1891 में। इन्हें इसके प्रथम जीवाश्म मध्य जावा की प्रारंभिक प्लीस्टोसीन युग की 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें इसके प्रथम जीवाश्म जो है मध्य जावा की प्रारंभिक प्लीस्टोसीन युग की 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से हमें क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। इनकी इस खोज में इन्हें खोपड़ी क्या क्या प्राप्त हुआ है? खोपड़ी, जांग की अस्थि व 2 दांत मिले थे। तो इस खोज में इन्हें क्या मिले थे? एक तो मिला इन्हें खोपड़ी, जांग की अस्थि और 2 दांत मिले थे। डुबोए ने इसे पिथेक्रैंथोपस इरेक्टस नाम दिया। क्या नाम दिया इसने? पिथेक्रैंथोपस इरेक्टस इन्हें नाम दिया गया। और इसे होमो इरेक्टस नाम किसने दिया? मेयर ने दिया। इसे होमो इरेक्टस नाम किसने दिया बच्चों? आगे जाकर होमो नामक वैज्ञानिक ने दिया। और औसत शारीरिक लंबाई कितनी है इनकी? 170 सेंटीमीटर तथा भार कितना था? लगभग 70 किलोग्राम था। इसके जो जबड़े थे वो बड़े थे आगे की ओर तथा निकले हुए थुथननुमा थे, आकृति के थे तथा बड़े दांत युक्त, लेकिन आधुनिक मानव के लगभग क्या थे? समान थे। यह सारी संरचना होने के बावजूद इन्हें लगभग आधुनिक मानव के लगभग समान माना गया था। किससे? जावा मानव को। क्यों? क्योंकि इनका माथा छोटा होता था, तिरछा होता था, चेहरे पर विकसित टोड़ी थी, मोटे उभार थे, लिप्स थे, कपाल भी था। ये गुफाओं में रहते थे और पत्थरों व हड्डियों से क्या करते थे? हथियार का यूज करते थे। ये सर्वाहारी थे और इनमें सबसे पहले अग्नि का उपयोग किया गया। इनमें सबसे पहले किसका उपयोग किया गया? अग्नि का उपयोग किया गया और ये विकास करते थे। आगे जब हम बढ़े, उसके बाद आया पेकिंग मानव। पेकिंग मानव की खोज किसने की? WC पाई ने की। किसने की? WC पाई ने की पेकिंग मानव की। कब की? 1924 में। चीन के पेकिंग ने की थी। साइनेथ्रोपस नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? साइनेथ्रोपस नाम दिया गया। ये WC पाई ने की थी और डेविडसन ब्लेक ने इन्हें साइनेथ्रोपस पेकेनिकस नाम दिया गया, जिसे मैंने बदलकर क्या नाम दे दिया? होमो इरेक्टस पेकेनिकेसस नाम रख दिया गया। पहले इरेक्टर था, फिर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? होमो इरेक्टस पेकिनेसिस कर दिया गया। और ये लगभग 4-6 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 850 से 1300 धन सेंटीमीटर पाया जाता था। ये जावा मानव के कद कुछ छोटा था,
लेकिन हल्का भार था, वो बुद्धिमान थे। ये कैसे थे? थोड़े पेकिंग मानव बुद्धिमान थे और ये धीरे धीरे हथियारों का विकास करने लगे, हथियारों का यूज करने लगे और इनके उपयोग अग्नि से ये उपयोग करने लगे और धीरे धीरे अंधेरी गुफाओं में समूह बनाकर इन्होंने समूह बनाकर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद टर्निफायर और अटलांटिक मानव आए। कौन से मानव आए? टर्निफायर और अटलांटिक मानव आए। इन मानव की बात करें तो यह अफ्रीका के प्रागैतिहासिक मानव की उत्पत्ति का प्रमाण 6 लाख वर्ष पूर्व टर्निफायर शिलाओं से मिला। क्योंकि इनका नाम टर्निफायर इसलिए लिखा क्योंकि यह शिलाओं में 1954 और 55 में मिले 3 खोपड़ियों के जीवाश्म से प्राप्त हुए। इन मानव जाति के जीवाश्म को होमो इरेक्टस उपजाति मानकर इन्हें होमो इरेक्टस मोरिटेनिकस नाम दिया गया। इनका नाम क्या रख दिया गया? होमो इरेक्टस। इरेक्टस इरेक्टस से करके होमो इरेक्टस मोरिटेनिस नाम रख दिया गया। इनके बाद कौन से मानव आए? इनके बाद हिडलबर्ग मानव आए। जो हिडलबर्ग मानव था, इनके जीवाश्म भी जबड़े के रूप में 1908 में एक मजदूर के हिडलबर्ग के निकट मिला। एक मजदूर जो था उसमें इसको खोजा गया और इसे भी कौन से युग से माना गया? प्लास्टोसिन युग से माना गया है। इनके भी मानव के समान दांत थे और इनमें भी टोड़ी का क्या था? अभाव था। इन्हें निएंडरथल मानव कहा गया। इन्हें कौन से मानव कहा गया? निएंडरथल मानव भी कहा गया। नेक्स्ट आता है चौथा चरण, जो कि कौन सा था? आधुनिक मानव का था, जो संख्या 4 थी। इनको प्लास्टोसिन युग के अंत में प्रारंभिक, पहले इसे क्या कहा गया? होमो सैपियंस कहा गया। पहले होमो इरेक्टस का स्थान ले लिया बीच में ले लिया था इन्होंने स्थान होमो इरेक्टस का, लेकिन अधिक बुद्धिमत्ता तथा विकसित हुई संस्कृति का विकास हुआ तो मानव के विकास के लेकर 2 प्रमुख मान्यता बन गई। एक के अनुसार पृथ्वी विभिन्न भागों में पाई जाती है, जिनमें होमो इरेक्टस की जातियों को आधुनिक मानव और होमो सैपियंस की विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ। होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस का विकास हुआ पहली प्रजाति के अकॉर्डिंग। और दूसरी जो थी वह क्रिस स्टीजर के अनुसार थी, जो सर्वप्रथम होमो इरेक्टस से आधुनिक मानव और होमो सैपियंस का विकास हुआ, जो बाद में विश्व भर में फैल गए और आधुनिक मानव की उपजातियां बन गई। कौन कौन सी उपजातियां थी? 4। एक तो निएंडरथल मानव बने, जो कि कब बने थे? ये निएंडरथल घाटी में बने थे, लगभग 1856 में बने। यह प्यूहल रॉट ने निएंडरथल मानव के जीवाश्म अंतिम प्लास्टोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त किए। ये सबसे पुराना जीवाश्म है। अगर निएंडरथल मानव पूछा जाए तो यह सबसे पुराना आपके क्या है? जीवाश्म है। देखो बच्चों, इनका जो विकास है लगभग 1,50,000 वर्ष पूर्व था और लगभग 30,000 वर्ष पहले ये विलुप्त हो गए हैं। इनकी कपाल गुहा का आयतन 1300 से 1600 घन सेमी था। इन्हें आदि निएंडरथल तथा अंतिम या उत्कृष्ट निएंडरथल में बांटा जा सकता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, आदि निएंडरथल या फिर अंतिम या उत्कृष्ट निएंडरथल में बांटा जा सकता है। अगर हम बात करें आदि निएंडरथल की, तो आदि निएंडरथल 1.5 लाख वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। लगभग कितने हुए? 1.5 लाख वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। आदि निएंडरथल का जो मस्तिष्क खोल एवं उभरा हुआ था। चेहरा कैसा था इनका? सीधा था। भौहें के उभार कैसे थे? सामान्य थे। तथा छोटी व आगे निकली हुई कैसी थी? इनकी ठोड़ी थी। इनकी जो ठोड़ी थी वह छोटी थी और आगे निकली हुई थी। निचला जबड़ा भारी था तथा समान नाप के मोलर दांत थे और इनकी कपाल गुहा का आयतन कितना माना गया था बच्चों? 1400 से 1450 सीसी माना गया था, यानी था। तो इस तरीके से इनके बारे में हमने आदि निएंडरथल जो थे उनके बारे में हमने ये अध्ययन किया। ये लगभग निएंडरथल जो थे 70 से 1000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे। कितना माना गया है? 70 से 1000 वर्ष पूर्व माना गया था। ये सर्वाहारी भी थे और ये नरभक्षी भी थे। ये खाने को पकाकर खाते थे, गर्म करते थे और रीति रिवाजों के अनुसार वस्तु अपने जो मृत व्यक्ति थे उनको दफनाकर कार्य भी करते थे। इसलिए इसी प्रजाति से आत्मा की अमरता सिद्धांत ने जन्म लिया और वास्तव में संस्कृति की उत्पत्ति और हथियार भी बनाना यही लोग जानते थे, जो उत्कृष्ट निएंडरथल थे। ये मानव चतुर भी थे और बुद्धिमान भी थे। कैसे थे? चतुर और बुद्धिमान थे। इनमें मस्तिष्क में विकसित हुई, इनमें बोलने की क्षमता का विकास हुआ, इनमें श्रम विभाजन हुआ और धीरे धीरे यह हमारी तरफ आधुनिक मानव की ओर बढ़ने लगे। ये एशिया और यूरोप में दूर दूर तक जाकर फैलने लगे। उसके बाद आया क्रो मैग्नोन माओ। ये निएंडरथल के बाद आया
कौन से मानव? क्रो-मैग्नोन मानव। इनकी उत्पत्ति भी लगभग कब मानी गई है? 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व मानी गई है। कौन से युग से? होलोसिन युग से मानी गई है। ये पत्थरों से मैक ग्रिगार्ड ने इन्हें 1968 में प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम ही क्रो-मैग्नोन पड़ा। यह इटली, जनवरी, अफ्रीका कई जगह पाए जाते थे। ये निएंडरथल और क्रो-मैग्नोन मानव पृथ्वी पर कुछ समय के लिए आए और साथ साथ इन्होंने अपना जीवन भी व्यापन किया। ये एक साथ रहने भी आए। इनकी कपाल गुहा भी काफी बड़ी थी। ये आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान थे। ये बुद्धिमान ज्यादा था, लेकिन इनका चेहरा चौड़ा, ललाट गोला और उन्नत ठोड़ी और पतली एवं उभरी नाक युक्त थी। यह भी आधुनिक मानव के पूर्वज कृषि, पशुपालन और कुत्ते के अतिरिक्त सभी का यह पशुपालन करते थे। इनका शरीर घटा हुआ था, जबड़ा अपेक्षाकृत छोटा था। ये सर्वाहारी थे, सामूहिक शिकार करते थे, कुल्हाड़ियों जैसे हथियारों का उपयोग करते थे, आभूषण भी बनाते थे और समुद्र में भी रहते थे। तो इस तरीके से निएंडरथल और क्रो-मैग्नोन दोनों ही आधुनिक मानव के सीधे पूर्वज माने गए। तो निएंडरथल और क्रो-मैग्नोन दोनों आदि मानव के पूर्वज माने गए, जो कि पत्थर युग अर्थात पेलियोलिथिक में रहते थे। कौन से रहते थे? पेलियोलिथिक में रहते थे। अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे कौन से आ गए? आधुनिक मानव आ गए। ये तो उससे पहले वाले मानव थे। अब हमारे कौन से मानव आ गए? आधुनिक मानव। इनकी वर्ष लगभग हम कब मानते हैं? 10,000 वर्ष पूर्व, आखिरी हिमयुग के पश्चात आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नोन मानव से हुआ। इस आधुनिक मानव जाति का विकास एशिया के कैस्पियन सागर, कहां से माना गया? ये कैस्पियन सागर से माना गया है। इनमें कपाल का आयतन लगभग इतना होता था, 1300-1600, और ये सेरिब्रम जो था, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क का भाग, वो विकसित था और मानव का उद्ध विकास संस्कृति के विकास में प्रभुत्व हो गया। यानी कि जीवित जो आदि मानव थे वो विकसित हो गए। इसकी सांस्कृतिक विकास काल को 3 कालों में विभाजित किया गया। पूर्व पाषाण काल, जो पहले काल थे, जो ये क्या करते थे? शिकारी के रूप में जाना जाता था। इनका कला से संबंधित ज्ञान भी था। यह मानव प्रजाति पत्थर और अस्थियों का शिकार करते थे। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। यह बुद्धि का उपयोग करते थे, पशु को पालते थे और इनमें भी पढ़ने की क्षमता का विकास हुआ। और जो लेटेस्ट आया वह आया नव पाषाण काल, यानी कि जलवायु गर्म होने के साथ साथ ये मानव कृषि सभ्यता अर्थात ग्रस्त सामाजिक जीवन, वस्त्रों, बर्तनों, उपयोगी ज्ञान अपनाकर आधुनिक व वर्तमान रूप धारण कर लिया। कृषि और प्रारंभ सभ्यता अफ्रीका में नील नदी के निकट सिंधु घाटी के में हुआ। यह पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास हुआ, ग्रस्त जीवन जीने लगे और प्रजाति की प्रस्तुत की। तो इस तरीके से यह नवपाषाण काल का निर्माण हुआ। आधुनिक मानव की प्रजातियां। अब आधुनिक मानव की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है? जो हमारे आने वाला आधुनिक मानव है उसकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं? उसको नाम भी क्या दिया गया था? होमो सैपियंस सैपियंस। क्या नाम दिया गया उसको? होमो सैपियंस सैपियंस। उसको 4 समूह निर्धारित किए गए। पहले था ऑस्ट्रेलोइडस। उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रेलोइडस। जो भारत की भील, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की बुशमैन और श्रीलंका की बेंदा की प्रजातियां पाई जाती थी। जो हमारे भारत की भील प्रजाति, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की बुशमैन प्रजाति और श्रीलंका की बेदा प्रजातियों में ये क्या थे? सम्मिलित थे। आगे बढ़ते हैं तो निग्रोइड्स आए। इसके बाद कौन सा है? किसके बाद आए? ये ऑस्ट्रेलोइड्स के बाद कौन आए? निग्रोइड्स। निग्रोइड्स के बाद कौन आए? ये आए आपके कॉकेसोइड्स। निग्रोइड्स जो थे ये दक्षिण दिशा में प्रवास पर गए। किधर की ओर गए? ये दक्षिण दिशा में। और ये किधर की ओर गए? पश्चिम दिशा की ओर गए। इनका जो हिंदू महासागर के दोनों तरफ फैल गए और ये भूमध्य महासागर के किनारे पर फैल गए। ये दोनों अंतर चलते हैं। निग्रोइड्स से थे ये दक्षिण दिशा में गए, कॉकेसोइड्स कहां गए? पश्चिम दिशा में गए। ये हिंदू महासागर के चारों ओर फैल गए और ये भूमध्य सागर के चारों ओर फैल गए। और भारतवासी आते हैं। इसमें कौन कौन आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस और भारतवासी। इसमें निकोबार, फिलीपाइंस और पैसिफिक द्वीप समूह आते हैं। और चौथा जो नंबर का जो था आपके हुए वह थे मंगोलोइड्स थे। जो मंगोलिज्म निर्मित हुए वो मंगोलोइड्स थे। ये शीत प्रदेशों में चले गए और इससे उत्तर पूर्वी दिशाओं में चीन, जापान, मंगोलिया, साइबेरिया, तिब्बत में निवास करने लगे। और इसको अमेरिका के रेड इंडियन में सम्मिलित किया गया। कहां सम्मिलित किया गया इसको? रेड मिली। अब भविष्य मानव कौन सा होगा? होमो फ्यूचेरियस कौन सा होगा? जो भविष्य में पाया जाने वाला मानव है उसके बारे में हम लोग बात करें तो क्रो-मैग्नोन की उत्पत्ति के पश्चात लगभग 30 से 35,000 वर्षों तक मानव जाति की रचना में विशेष परिवर्तनों को केवल सांस्कृतिक विकास ही सांस्कृतिक प्रतिकृत स्वरूप वातावरणीय दशाओं में परिवर्तित हुआ, जबकि जैविक विकास के वातावरण से आनुवंशिक परिवर्तनों का विकास प्रमुखता है। इसी परिवर्तनों को जीन उत्परिवर्तन, पुनर्विकास, प्राकृतिक चयन द्वारा संचालन है।
प्राकृतिक विकास में मानव में वैचारिक क्षमता, दार्शनिक दूरदर्शिता, संबंधितता और अभिव्यक्ति का विकास, लिपि एवं आविष्कार, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण संभव है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और इसका विकास क्या हुआ है, संभव हुआ है। अमेरिका का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसका नाम था शेपिरो, जिसने भविष्य के मानव को होमो फ्यूचेरियस नाम दिया। क्या नाम दिया, होमो फ्यूचेरियस नाम दिया और विभिन्न लक्षणों के विकासीय परिवर्तनों का सुझाव दिया। किसने दिया, ये शेपिरो ने दिया। ये लक्षण थे, क्या क्या थे, कद लंबा होगा, अत्यधिक मस्तिष्क होगा वो विकसित होगा, खोपड़ी गुंबदनुमा होगी, आकार अत्यधिक बड़ा होगा, हाथ पैर में पांचवी उंगली का अभाव होगा, पांचवी उंगली आधुनिक मानव में नहीं होगी, जीवन काल बढ़ेगा और पोषण और उपचार में अत्यधिक विकास होगा। और गुणसूत्रों में क्या क्या कम समानता होती है मानव और इसके गुणसूत्रों में, तो ये किसने बताया था, आपके ब्रियोलर और डेविड कोहन नामक वैज्ञानिक ने किसके गुणसूत्रों में समानता बताई, मानव और कपि के गुणसूत्रों में समानता बताई है। और इन्हीं के द्वारा इन्होंने बताया है कि जो मानव तथा चिंपैंजी के डीएनए है केवल 2.5 का ही अंतर पाया गया था। कितना अंतर पाया गया, 24 पॉइंट का ही अंतर पाया गया था, जबकि गुणसूत्रों की संख्या 46 23 जुड़ो इसमें थी और 48 गुणसूत्र कितने थे, कपि में थे। मानव में कितने थे, 46 और कपि में कितने थे, 48 गुणसूत्र थे, लेकिन कपि की तुलना में कम थे।